फर्स्ट सेमेस्टर में यानी आपके फर्स्ट ईयर में भी आपको कोडिंग का कोई इतना बेस नॉलेज नहीं था? नहीं, तो कंपनी का क्वेश्चन देख के कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया। खुशी तो बहुत पीक पे होगी इस वक्त। मेरा सीजीपीए थोड़ा सेकंड ईयर तक 9.4 था। वाओ। गलगोटिया से 17.6 लाख का पैकेज, इट्स नॉट ए इजी टास्क टू डन। वेलकम अवधेश। कैसे? हेलो कृतिका। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी स्कूलिंग जर्नी को डिस्क्राइब करिए कि कैसी रही आपकी जर्नी और आपकी स्कूलिंग में आपका कोडिंग का क्या सिनेरियो रहा है? मेरे स्कूल में जैसे आप बता रही हो कोडिंग का, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो नहीं था कोडिंग का, पर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो मिलते थे, थोड़ा प्रेजेंटेशन फाइल्स वगैरह, उसमें थोड़ा एडिट करने में नॉर्मल सी हेल्प थी और ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज हमें नहीं यूज़ नहीं करना था वहाँ पे। जब मैं यहाँ आया तो कोडिंग मेरे लिए एकदम एज अ न्यू सब्जेक्ट था, एकदम फ्रेश सब्जेक्ट। मुझे मतलब बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती थी। तो अवधेश, आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग में आपका कोडिंग का सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं रहा है और आप आजमगढ़ से हैं। हाँ। तो आपके कॉलेज में आपकी फर्स्ट ईयर की जर्नी कैसी रही है? आप उसे थोड़ा बताइए। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आए तो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था तो उसमें हमें बेसिक सब्जेक्ट्स थे, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स स्कूल लेवल के ही थे, और एक नया सब्जेक्ट था सी लैंग्वेज का, कोडिंग लैंग्वेज का। तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये था कि मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं समझ में आई, मतलब सब मेरे ऊपर से बाउंस हो रहा था। पर सेकेंड सेमेस्टर आते आते थोड़ा मुझे आ गई नॉलेज, मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने हेल्प करी, तो मुझे इतना हो गया था कि मुझे समझ में तो आ रहा था कि क्या होता है एक्चुअली, क्या इसका यूज़ है हर चीज़। पर ये था कि थ्योरेटिकली तो मुझे समझ में आ रहा है, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो थोड़ा समझने में अभी हार्ड हो रहा था मेरे लिए। तो आपके कहने का मतलब है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में यानी आपके फर्स्ट ईयर में भी आपको कोडिंग का कोई इतना बेस नॉलेज नहीं था? नहीं। तो अब आप अपनी सेकेंड ईयर की जर्नी को थोड़ा ब्रेक डाउन करिए। हाँ, तो जैसे कि मेरा स्पेशलाइजेशन है एआई एंड डेटा साइंस। अच्छा। तो सेकेंड ईयर में हमारे यूनिवर्सिटी में कोडिंग के सब्जेक्ट्स तो थे, पर इतने कोई सिलेबस जो था इतना कोई हार्ड नहीं था। तो मैं थोड़ा सेकेंड ईयर में अपनी जो फील्ड है मशीन लर्निंग, उसको थोड़ा एक्सप्लोर ज़्यादा कर रहा था। तो जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ा, और मशीन लर्निंग की मैंने जो भी मशीन लर्निंग में बहुत अच्छा खासा मैं आगे तक पढ़ चुका था। पर जैसा कि ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था कोडिंग में, तो सेकेंड ईयर भी मेरा उतना अच्छा कुछ कोडिंग में स्ट्रांग हो नहीं पाया। थ्योरेटिकली, क्योंकि इजी था थोड़ा सिलेबस भी, तो थ्योरेटिकली ही सब पूछा जा रहा था एग्जाम्स में भी, तो मैं कर ले रहा था, वो ज़्यादा कुछ में कुछ प्रॉब्लम आ नहीं रही थी। और आपकी फिर थर्ड ईयर की जर्नी कैसी रही? हाँ, तो थर्ड ईयर में आके सब कुछ जैसे अचानक से एकदम चेंज हो गया। यूनिवर्सिटी ने अपना करिकुलम वगैरह चेंज किया, तो अचानक से ही हमें कोडिंग पढ़नी थी पूरा। अच्छा। हर चीज़ कोडिंग, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स वगैरह भी कोडिंग के ही। तो हुआ ये कि थर्ड ईयर में आने के बाद पहली कंपनी आई हमारे कॉलेज में, तो कंपनी का क्वेश्चन देख के कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा हुआ। तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग, हमारे जितने भी दोस्त थे सब थोड़े डिप्रेस टाइप हो गए कि हमें एक क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे कंपनीज के। तो हमने ऐसा एक ग्रुप बनाया अपना आपस में कि एक एक टॉपिक उठाएंगे हम, और हर एक अलग अलग बंदा वो पढ़ेगा, और आपस में आके हम एक दूसरे को समझाएंगे, क्योंकि जैसे समझाएंगे तो खुद का भी और अच्छे से उस पर क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड ईयर में आने के बाद तो हमने डीएसए तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना चालू कर दिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारे कुछ टीचर भी अच्छे मिले थे थर्ड ईयर में, तो जो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और हेल्प अच्छे से कर रहे थे हमारी। तो फिर जब हमारा थोड़ा डीएसए स्ट्रांग हुआ तो हम फिर चले गए थोड़ा प्लेटफॉर्म्स पे सॉल्व करने के लिए, जो भी प्लेटफॉर्म, जैसे कि लीड कोड हुआ। हाँ, लीड कोड कंपनीज के लिए मैक्सिमम लीड कोड ही पूछा जाता है, तो लीड कोड सॉल्व किया हमने। फिर मैक्सिमम ये था कि हमारा गोल था कि जो मेन कंपनीज आ रही हैं, उनके लिए हम पढ़ लें। प्रोग्रामिंग पे आते हैं। बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ, लेट आस्क मी आउट कि आपकी कॉलेज लाइफ रही कैसे? लाइक अ टेक गीक, और आप हमेशा से शुरू से एक एंजॉयमेंट वाली कॉलेज लाइफ रही है, या फिर एक नॉर्मल सी की लाइक नहीं एकेडमिक्स पढ़ लिया एंड देन क्या सिनेरियो रहा आपका? थोड़ी थी, मतलब पढ़ाई को लेके हमारा ग्रुप थोड़ा सीरियस था। अच्छा, स्टार्टिंग से? हाँ, स्टार्टिंग से सीरियस था, पर ये ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। हम मतलब इंजॉय भी करते थे आपस में। कोई ऐसा ये नहीं था कि पढ़ना ही है, हर टाइम पढ़ते रहो, ऐसा कोई
कंपल्सरी नहीं था। तो आपने ये फेस्ट वगैरह में क्लब सोसाइटीज़ थोड़ा इसको डिपिक्ट करिए कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं और इसे किस टाइम पे हमें छोड़ देना चाहिए या लाइक हमें या कैरी ऑन भी एज अ करना चाहिए। हाँ, तो क्लब्स जो हैं वो तो होने चाहिए क्योंकि हर क्लब का अलग अलग वर्क है। हाँ। तो अगर हम आ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक क्लब में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर थर्ड फोर्थ ईयर आते आते हमें मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। हाँ, क्योंकि थोड़ा उस टाइम प्लेसमेंट का सीजन रहता है तो हमें ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। और मेरे भी बहुत से दोस्त थे जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में थे क्लब में, वो कोऑर्डिनेटर वगैरह भी बन गए थे, पर उन्होंने प्लेसमेंट को देखते हुए उन्होंने छोड़ दिया। अभी वो भी अच्छे खासे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका भी हो ही जाएगा लग रहा है। वैसे अवधेश, आपका 17.6 LPA पैकेज पे आपका सिलेक्शन हुआ है और उसके कारण आप तो भीड़ से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो आप उस प्रोसेस की एक एक स्टेप को आप तोड़ करके बताइए कि लाइक आपका फर्स्ट राउंड कैसा रहा है, सेकंड राउंड कैसा रहा है एंड कौन सा राउंड सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है विच लीड यू टू द सक्सेस। तो मेरा तो सिस्को में हुआ है। तो सिस्को की हायरिंग मेनली वो अपने कॉम्पिटिशन्स हैकेथॉन्स के थ्रू ही करती है। अच्छा। तो उसका एक आइडियाथॉन हुआ था। हाँ, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है हैकेथॉन से। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि हमें रेडी टू इम्प्लीमेंट वाला आइडिया ऐसा प्रपोज करना रहता है। अच्छा। हमें कोड वगैरह ऐसा कुछ उस पर मेनली फोकस नहीं करना है, पर हमारा जो आइडिया हो वो रेडी टू इम्प्लीमेंट हो। अगर हम किसी को वो आइडिया दें तो वो तुरंत उस पर इम्प्लीमेंटेशन चालू कर सके। तो सबसे पहला तो हमारा था पर्सनालिटी का टेस्ट और एप्टीट्यूड वगैरह जो होते हैं वर्बल के टेस्ट, उसमें कोडिंग के क्वेश्चंस थे फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड जब हुआ तो वो सबसे हार्ड होता है, फर्स्ट राउंड ही सबसे हार्ड होता है। अच्छा। मैं कहूँगा क्योंकि उसमें बहुत ही हाई कट ऑफ लगता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वहीं एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ तो मुझे नेक्स्ट राउंड का जब मेल आया तो उसमें था कि मुझे अपना प्रोजेक्ट आइडिया का एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना के प्रपोज करनी थी पैनल के सामने। तो सेकंड जो मेरा प्रोजेक्ट सबमिशन राउंड था उसमें मुझे अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे जो उनके सिस्को के पैनल बैठे थे उनके सामने प्रपोज करना था। अच्छा। तो जब सेकंड राउंड हुआ मेरा, तो सेकंड राउंड के बाद ये था कि जो सेकंड राउंड क्वालिफाई कर पाएगा तो उसको फिर प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का मौका मिलेगा सिस्को की तरफ से। तो मेरा तो क्वालिफाई हुआ, मुझे फिर विद इन अ वीक मेल आया कि आपको मतलब इंटरव्यू है, आपका टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, इस डेट को आपको देना है। फिर टेक्निकल इंटरव्यू में जब मैंने थोड़ा उसके बारे में मैंने रिसर्च करी थोड़ी सी, तो पता चला कि सिस्को में मैक्सिमम जो पार्ट पूछा जाता है वो थोड़ा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रहता है और एडवांस नेटवर्क्स पूछे जाते हैं। तो मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो तो क्लियर थे पहले से कि डीएसए से अगर पूछेंगे तो मैं बता लूँगा, मैं अगर कुछ एप्टीट्यूड का भी आया कुछ तो मैं बता लूँगा। पर नेटवर्क्स और साइबर सिक्योरिटी एकदम नए मिले थे मुझे, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। हाँ। तो मैं पहले नेटवर्क्स मैंने ख़त्म किया क्योंकि वो उसके जो मेन वर्क है सिस्को का वो नेटवर्किंग से रिलेटेड ही है। तो मैंने पहले नेटवर्क पे बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाई की। फिर मैंने थोड़ा साइबर सिक्योरिटी भी 3-4 दिन ऐसे उसको भी मैंने पढ़ा। फिर जब पहला टेक्निकल राउंड हुआ तो उसमें ऐसे 3 टीचर बैठे हुए थे, ऑनलाइन हो रहा था सब। तो तीनों ने मतलब एक क्वेश्चन पहला किसी और फील्ड से पुट कर रहे थे, दूसरे जो बैठे हैं वो किसी और फील्ड से पुट कर रहे थे। तो वो मतलब हर चीज़ उन्होंने पूछ लिया मुझसे, जैसे कि एआई रिलेटेड भी पूछ लिया, नेटवर्किंग भी पूछ लिया उन्होंने, साइबर सिक्योरिटी हर रिलेटेड पूछ लिया, डीएसए तक भी पूछ लिया उन्होंने। फिर पहला इंटरव्यू हो गया। फिर मैं जो उनके प्लेटफॉर्म पे जिस पे वो इंटरव्यू ले रहे थे, वेबएक्स नाम है, उस पे लिस्ट आ रही थी कि ये बच्चे हैं, ये एलिमिनेट हो रहे हैं, इनको नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं जा पाएंगे। तो 2 बार लिस्ट आ चुकी थी, तो दोनों में मेरा नाम नहीं था। तो मैं तो बहुत खुश था कि मेरा नाम नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद एक और लिस्ट आई जिसमें मेरा नाम था, तो वहाँ पे तो मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया। अच्छा, कि उस टाइम का आपका टेम्परामेंट कैसा था कि लाइक व्हाट यू आर थिंकिंग एट दैट टाइम? और उसमें फ्रॉम माय साइड की बहुत ज़्यादा हसल चलती है दिमाग में कि लाइक क्या होगा, कैसे होगा, तो आप अपने आप को काम कैसे रखते थे उस वक्त? तो हुआ ये कि लिस्ट आने में थोड़ा टाइम, थर्ड लिस्ट जो आई थी सिलेक्शन मतलब अगले राउंड वाली, तो उसमें थोड़ा टाइम डिले होके आई थी वो, तो मैं थोड़ा चेक करना छोड़ दिया था मैंने। अच्छा। कुछ टाइम बाद जब मैंने खोला तो लिस्ट आ चुकी थी। तो जब मैं नीचे से लिस्ट मैंने पढ़ना चालू किया तो मेरा नाम था उसमें। तो
पहले तो मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया देख के। मेरे जो दोस्त भी थे वो सब भी देख रहे थे कि मतलब मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो रहा हूँ। फिर मैं ऊपर जब जैसे ही देखा कि ये बच्चे अगले राउंड के लिए जा रहे हैं तो अचानक से फिर बहुत खुश हो गया। तो मेरे जो एक दोस्त बैठा था बगल में, वो तो उसको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो फिर नेक्स्ट राउंड जब हुआ तो नेक्स्ट राउंड था कि टेक्निकल और मैनेजरियल राउंड का वो कॉम्बिनेशन होने वाला था। उसमें एक सीनियर वहाँ की जो भी प्रोजेक्ट लीड या जो भी रहेंगी वो मेरे से 1v1 इंटरव्यू लेंगी। अच्छा। हाँ, तो एक मैम थी, उन्होंने लिया था मेरा वो इंटरव्यू। तो वो कुछ अराउंड 1.5 आवर चला था वो इंटरव्यू। तो उसमें भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे प्रोजेक्ट से, जो मेरे रिज्यूम में जो मैंने डाल रखा था उससे, और मेरे जो फील्ड में है तो मैं क्यों इस फील्ड को छोड़ के इस फील्ड में आना चाहता हूँ, जैसे नेटवर्किंग में क्यों आना चाहता हूँ, एआई के में एआई स्पेशलाइजेशन का हूँ तो इसमें क्यों आना चाहता हूँ। तो ये सब जब उन्होंने पूछा तो ये सब होने के बाद फिर 2 दिन बाद मुझे मेल आया कि मेरा अब एक और लास्ट राउंड है जो कि मैनेजरियल प्लस एचआर राउंड है। खुशी तो बहुत पीक पे होगी इस वक्त। खुश तो मैं था पर ज्यादा नर्वस हो रहा था कि अब इतने लास्ट राउंड में लास्ट राउंड में आने के बाद फिर अगर मैं बाहर हो गया तो मतलब ज्यादा बुरा लगता। तो फिर जब एचआर राउंड हुआ तो उसमें कंपनी के प्रॉपर प्रोफेशनल एचआर थे, प्रॉपर देखने से लग रहा था कि कंपनी यही है। तो फिर उन्होंने जब लेना चालू किया मेरा इंटरव्यू तो वो ज़्यादा टाइम नहीं, 20 मिनट का ही लिया था, पर बहुत नर्वस हो गया था 20 मिनट में ही। तो उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि इंटर्नशिप तुमने कहीं से की है या फिर तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, मेन प्रोजेक्ट्स पे तुमने किस पे वर्क किया है, कोई और प्रोजेक्ट है जो तुम आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, ये सब। तो ये सब जब उन्होंने बताया मुझे, मतलब मैंने बताया, उसके बाद उन्होंने बोला कि इतने आगे आ गए हो, तो ये सेंटेंस उन्होंने बोला था ऐसे कि इतने आगे आ गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सेलेक्ट हुए हो, या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिजेक्ट हुए हो। तो ये तो फिर बहुत ही उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था। तो फिर उन्होंने बोला कि रिजल्ट आएगा 3 से 4 हफ्ते बाद। ओके। तो अब मैंने शायद 25 या 26 को जुलाई में दिया था लास्ट इंटरव्यू। तो उसके बाद रिजल्ट का वेट करने लगा था मैं। तो रिजल्ट मैं डेली चेक करता था ईमेल्स वगैरह, रिजल्ट आया है कि नहीं। पर फिर जब 20 दिन के आसपास हो गया तो रिजल्ट नहीं आया, तो मैं फिर छोड़ दिया था कि अब इसको छोड़ दे रहे हैं, वापस से पढ़ना चालू कर देता हूँ, क्योंकि बहुत गैप आ चुका था, एक महीने गैप आ चुका था मेरे पढ़ाई के बीच में। तो फिर मैं वापस से शुरू कर दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ जो मेरे रोज पढ़ रहे थे वो मैं भी उनके साथ पढ़ने थोड़ा बैठने लगा। फिर यूनिवर्सिटी में एक हमारे सर हैं, उनके कुछ कनेक्शंस हैं अच्छे कंपनी में, तो उन्होंने उनका मैसेज आया एक दिन की कांग्रेचुलेशन अवधेश, आप मतलब सेलेक्ट हो चुके हो आप। हाँ, तो मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ। मैं तुरंत अपना मेल वगैरह फिर से चेक कर रहा था कि सर को कैसे पता, मुझे आना चाहिए पहले। तो सर से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके कुछ कनेक्शंस हैं जिनसे पता चला है कि यूनिवर्सिटी का एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, और मैं ही था अकेला जो मतलब आखिरी राउंड तक गया था। तो उन्होंने बोला कि तुम गए हो तो तुम्हारा ही होगा, फिर और कोई गया नहीं यूनिवर्सिटी से। तो इतना जब हुआ तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम खुश था। पर उन्होंने बोला था कि कहीं भी अभी पोस्ट मत करना तुम, कि तुम्हारा हो चुका है फाइनल कॉल लेटर। तो बता के भी मुझे वो कंफ्यूजन में डाल दिया था कि आएगा कि नहीं आएगा। फिर लाइक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो मुझे अभी तक लगती है आपके पूरे जर्नी से, कि इट्स नेवर टू लेट। लाइक बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को सुना हुआ है कि दे हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली, कि लाइक फर्स्ट ईयर से डीएसए कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे थे कि जो कि 9th क्लास से डीएसए कर रहे हैं। बट आपकी जर्नी के सुन के ऐसा लगता है कि लाइक हाँ, फ्लो अगर मेंटेन करोगे कैन बी इजी। हाँ, अगर डिसिप्लिन है, अगर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, दे आर वेरी मेजर। 2 से 3 महीने में आप आराम से किसी भी कंपनी में आप अचीव कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। नाइस। तो अब प्रोजेक्ट्स वगैरह पे आने से पहले मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपका एक तो जीपीए कितना मेंटेन रहा है थ्रू आउट द ईयर, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ जीपीए, कि लाइक बहुत से मैंने सुना है कि ऑन कैंपस में जीपीए प्लेज वेरी क्रूशियल रोल, तो आप उसके बारे में थोड़ा। रोल अगर पूछा जाए तो रोल बहुत करता है मैटर, जीपीए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि जीपीए नहीं, स्किल्स मैटर करती हैं, तो एकदम गलत कह रहा है। जीपीए बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है,
क्योंकि जो भी बड़ी कंपनीज आई थी हमारे कॉलेज में अभी तक, जेपी मॉर्गन भी आई थी, तो उनका कट ऑफ ही था 8.5 सीजीपीए के ऊपर। तो उनका वो तो कॉलेज में भी नहीं आई थी, वो अपना हैकाथॉन करा रही थी। अच्छा। तो उसके लिए भी वो इतना सीजीपीए का कट ऑफ रख रखी थी। तो सीजीपीए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर कोई ऐसे आपको कह रहा है तो आप उसकी बातों में मत जाओ। और मेरा सीजीपीए थोड़ा सेकेंड ईयर तक 9.4 था। वाव। पर एक सेमेस्टर थोड़ा मुझे थोड़ा सिक हो गया था ज़्यादा बहुत। अच्छा। तो मेरा उस सेमेस्टर थोड़ा सीजीपीए डाउन हो गया, तो अभी मेरा 8.5 चल रहा है। थोड़ा उस सेमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा ही कम आ गया था। 8 पॉइंट जीपीए कितनों के तो हाईएस्ट जीपीए होते हैं और आपके डाउन इन दैट। तो 9.4 जीपीए इज़ वेरी बिग। लाइक आपका क्या माइंडसेट रहा है, आपने कैसे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करा है कि लाइक आपका 9.4 जीपीए अभी तक का मेंटेन रहा है, एंड गलगोटियाज में 9.4 जीपीए कैसे मेंटेन करना लाइक सेमेस्टर्स में एंड ऑल? तो इसके लिए सबसे अच्छा तो मैं बताऊंगा कि आप जो भी आंसर आप अगर लिख रहे हो अपने आंसर शीट में, तो आप ट्राई करो कि पॉइंट वाइज लिखना की कोशिश करो कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसको पॉइंट वाइज ब्रेक डाउन करके लिखो। और अगर कहीं भी कोई ऐसा आपको लग रहा है कि कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट नीडेड है, तो आप उसको डालो। तो इन जैसे छोटी छोटी चीज़ों को करने से तो वो आंसर दिखने में भी बहुत अच्छा हो जाता है। एंड ऑल्सो कि आप पढ़ना कब से स्टार्ट करते हैं, लाइक सेमेस्टर्स एग्जाम से पहले कितना पहले आप पढ़ते हैं? तो मैं तो इतने कुछ हार्ड सब्जेक्ट्स तो थे नहीं, जैसे रियलिटी बताऊं, लाइक आई हैव पास माई सेकेंड ईयर, कोआ इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब हिलारियस सब्जेक्ट फॉर मी, आर्किटेक्चर। हाँ, तो हाउ डिड यू डील विद दैट? थोड़ा हार्ड तो था, पर इतना भी नहीं था कि अगर कोई उसमें लेके बैठ रहा है तो इतना हार्ड नहीं था। कंफ्यूजिंग था बहुत, क्योंकि जिसको आ गया समझ में वो उसको इजीली कर लेगा, पर जिसको कंफ्यूज होगा वो कंफ्यूज ही होके उसमें रह जाएगा, क्योंकि 0-1 उसमें जो एल्गोरिथम्स थे वर्क करते थे। हाँ, तो लाइक आपके कहने का ये मतलब कि 1 से 1.5 महीना इज इनफ फॉर सेमेस्टर एग्जाम्स। हाँ, 1 महीने जो पढ़ लेगा वो तो बहुत अच्छी सीजीपीए मेंटेन कर देगा। लाइक आप 1 महीने पहले पढ़ते थे? हाँ, 1 महीने हम ऐसे ऊपर नहीं, जैसे ट्राई करते थे कि जो क्लास में हो रहा है तो उसमें ही थोड़ा सुन लें कि थोड़ा आइडिया रहे कि क्या चल रहा है क्लास में, तो बाद में कवर अप करने में इजी रहेगा थोड़ा। क्लास से एक और चीज़, आपकी अटेंडेंस कितनी मेंटेन रही है? लाइक अटेंडेंस तो मेंटेन करके रखना पड़ता था, क्योंकि डिबार्ड वगैरह लगने का यहाँ यूनिवर्सिटी में था सीन, तो अटेंडेंस तो मेंटेन करके रखना पड़ता था मुझे। अटेंडेंस मेरी अच्छी रहती थी, हर सेमेस्टर 75 के अबव ही थी। तो एज आई सेड अर्लियर कि आप क्राउड से काफ़ी अलग है। 17.6 LPA का पैकेज फ्रॉम गलगोटियाज इज़ वेरी बिग थिंग। तो आप ये बताइए कि आपके क्या मेजर स्टेप्स ऐसे रहे हैं कि जो कि आपको आपके सर्कल से अलग करता है? क्योंकि अभी आपने कहा कि आप पूरी यूनिवर्सिटी से सिस्को में अकेले थे जो कि सेलेक्टेड हुए, तो आप वो अभी अगर आप अपनी जर्नी को एनालाइज करते तो वो कौन से क्रूशियल स्टेप्स हैं जो आपने लिए एंड दैट मेक्स डिफरेंस? सबसे पहला कि एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। एप्टीट्यूड, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो एप्टीट्यूड का टेस्ट ही इसलिए लेती हैं, सिलेक्शन के लिए नहीं लेती हैं, एलिमिनेट करने के लिए लेती हैं बच्चों को, कि एप्टीट्यूड राउंड कराएंगे अपना जिसमें बच्चों को एलिमिनेट करना है उन्हें, वो सिलेक्शन कभी भी उसके बेसिस पे नहीं करती हैं। तो पहली बात है कि एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक रिसोर्स जो आपने यूज़ करा हो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए? मेरी तो मैथ्स पहले से अच्छी थी। अच्छा। पर मेरे दोस्त जो हैं वो कोर्सेज वगैरह परचेज कर रखे हैं ऑनलाइन, तो उससे पढ़ते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत से फ्री मटेरियल मिल जाएंगे आपको, बहुत से टीचर्स हैं जो पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड हर गवर्नमेंट एग्जाम और कंपनी प्लेसमेंट पूछा जाता है, तो वो इजीली मिल जाता है। फिर सेकंड था कि थर्ड ईयर में आते ही हर किसी को कोडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर 5th सेमेस्टर में आने के बाद भी अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा होते होते बहुत ज़्यादा एक बर्डन टाइप में हो गया है ऊपर, लगता है कि अब एकदम मैं खो गया हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा फील आने लगती है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको इट्स लाइक कि थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर इज एन एज, अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। अच्छी प्लेसमेंट, कितनी भी बड़ी प्लेसमेंट लेनी है आपको, थर्ड ईयर में अगर आप मेहनत कर दोगे तो आपको मिल जाएगी वो, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज आती हैं थर्ड ईयर के एंड तक आ जाती हैं वो। हमारे में भी आई थी एक इंस्टा बेस्ड कंपनी, 45 लाख के लिए आई थी वो। थर्ड हम जब पढ़ना स्टार्ट किए तब वो आ चुकी थी वो। अच्छा। तो इतना मतलब बता रहा हूँ, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो पहले ही आ जाती हैं। तो
अगर अच्छा चाहिए प्लेसमेंट तो थोड़ा पहले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ना। एंड ऑल्सो कि आपने बहुत बार अपने फ्रेंड सर्कल्स को मतलब इनबिल्ट करा है कि लाइक दे हैव प्लेड वेरी क्रूशियल रोल, तो आप उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि फ्रेंड सर्कल्स कैसा होना चाहिए एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि कॉलेज में तो बहुत तरीके के लोग, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो हाउ शुड यू प्रायोरिटाइज योर फ्रेंड्स? अब प्रायोरिटी तो मेरी किसी की नहीं है फ्रेंड में, ऐसे सभी हैं, इक्वली हैं, पर ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट की होनी चाहिए, पहली बात है। ग्रोथ प्रोडक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा डिप्रेस टाइप में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी, मेरे सारे दोस्त हैं वो पॉजिटिव माइंडसेट ही रखते हैं, उनका अभी तक प्लेसमेंट नहीं लगा है, पर अभी भी वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, चिल हैं। और फ्रेंड सर्कल में मुझे ऐसी हेल्प मिली, जैसे कि जो मेरे रूममेट है, अगर मैं पढ़ रहा हूँ या वो पढ़ रहा है तो देख के भी आपस में एक वो होता है कि वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ, ऐसा एक मोटिवेशन आता है अंदर से। तो ये था। और क्रॉस क्वेश्चन जो आपस में हम करते थे, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलता था कि जैसे कि वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं आ रहा है, तो फिर मैं ट्राई करता था उसको जाके, उसके बारे में एक इंक्वायर करता था कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो इस तरीके से अगर कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है, फ्रेंड से भी बहुत अच्छी ऐसी हेल्प हो जाती है। अच्छा अवधेश, इफ़ यू वांट टू रिक्रिएट योर जर्नी फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर इटसेल्फ, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप करेक्ट करना चाहोगे? एंड लाइक आप अपने, ऐसा इमेजिन करिए कि आप अपने यंगर वन को समझा रहे हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में अवधेश है उसको आप समझा रहे हैं, तो उसको आप कौन कौन से मेजर स्टेप्स लेने को कहेंगे कि आप ये करो, maybe it will be very beneficial for your future? अगर कोई फर्स्ट ईयर में है अभी, तो मैं उसको सबसे पहले कहूँगा कि अपने फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे वो ध्यान दे। अच्छा। हाँ, जितने भी हैं, जितना जल्दी अगर उनको खत्म कर देगा, वो फिनिश कर देगा, उतना उसको लास्ट में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। जैसे हमारे में क्या हुआ है कि हमने सेमेस्टर में ही फंडामेंटल सब्जेक्ट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे या DBMS हुआ, ये सब हमने अपने सेमेस्टर में ही खत्म कर दिया था अच्छे से पढ़ के। अच्छा। तो अभी हमें ये पढ़ना नहीं पड़ रहा है। तो ये फंडामेंटल सब्जेक्ट सबसे पहले, जो भी है, अगर जूनियर देख रहा है अगर मेरा पॉडकास्ट, तो उसको पहले ये पढ़ लेना चाहिए। और सेकंड चीज़ कि खाली ये नहीं है कि आपको डे से पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, बस ऐसा नहीं। कॉन्टेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपको कॉन्टेस्ट देना ही देना है, चाहे आप लीड कोड पे दो या फिर कोड स्टेप पे जाके दो। कॉन्टेस्ट से आपकी जो मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाली थी कि लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का आपके जर्नी में क्या रोल रहा है, एंड लाइक आपने कितने प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करा है, एंड देन कितनी आपकी वो स्टार रेटिंग क्या रही है, स्टार्ट कौन से प्लेटफॉर्म से करा है, फिर एंड किस पे करा हुआ है, उसको थोड़ा आप डिस्क्राइब करिए। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग बहुत हेल्प करेगी। अगर कोई कर रहा है तो कंपनी से क्वेश्चंस जब देखेगा वो, तो उसको लगेगा कि ये बहुत ईजी हैं, बहुत ईजिली सॉल्व कर देगा। अच्छा। वो हाँ, तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहा है तो उसको करना चाहिए, वो उसको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था हैकररैंक पे, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली बिगिनर होता है और थोड़े उस पे क्वेश्चंस भी ऐसे टॉपिक रिलेटेड ही आते हैं, ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। आप उसे रिफ्रेम कर सकते हो अपने टॉपिक से। हाँ, टॉपिक वाइज हम चूज कर सकते हैं उस पे। तो हैकररैंक पे मैंने सॉल्व किया पहले। तो जब हैकररैंक पे देखा कि मेरी अच्छी खासी मैं कर ले रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने लीड कोड पे सॉल्व करना चालू किया। तो लीड कोड पे ऐसे तो मैंने कॉन्टेस्ट तो कम दिए हैं, पर मैं ऐसे कंपनी फ्रेंडली क्वेश्चंस करता था। जैसे यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि लास्ट 10 ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन कंपनी स्पेसिफिक कौन कौन से लीड कोड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा। तो जो क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉब्लम्स के सीक्वेंस तो उसमें सेम ही रहते हैं। एंड दैट्स द कैच पॉइंट कि अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आप एक लेट स्टार्ट करें, लाइक थर्ड ईयर में स्टार्ट करें, तो आप सिर्फ लिमिटेड मटेरियल को यूज़ करें। कि लाइक बहुत अच्छी पॉइंट आपने मेंशन करा कि कंपनी स्पेसिफिक आपने करा, आपने बल्क में क्वेश्चन लगाने नहीं बैठे आप। अगर आप सब सोचोगे कि मैं सब पढ़ लूँ, तो आप उसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें आप नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ के बारे में ज़रा आप डिपेंड करिए कि क्या पढ़ना है सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो मुझे लगता है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है आजकल ऑनलाइन। तो उस पर कि अपने मतलब लाइक अपनी स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक कैसे स्टिक रहे। अगर आप अगर बड़ा पैकेज देख रहे हो तो आपको एडवांस डीएसए आना ही चाहिए। अच्छा। हाँ, एडवांस डीएसए भी 2-3 ही हैं जो मैक्सिमम कंपनीज हमेशा पूछती हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हुआ, ट्राइज हो गया। ट्राइज बहुत हाई लेवल पे पूछा जाता है। अच्छा। गूगल वगैरह पूछती हैं। एंड सेगमेंट ट्रीज वगैरह, ये सारे टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, ट्राइज एंड सेगमेंट ट्रीज। ट्री जो आप बता रहे हो, ट्री पूछा जाता है अच्छे से। ट्री बहुत ही, उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ट्री में। और
ग्राफ आना चाहिए आपको, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए, फिर ग्रीडी मेथड्स वगैरह जो हैं, एल्गो, ग्रीडी एल्गो, उसको वो आपको आना चाहिए। अच्छा। पर इनको सॉल्व करने के लिए भी आपको बेसिक जो डीएसए है, एरे हुआ, लिंक लिस्ट हुआ, अगर किसी को लिंक लिस्ट पे अगर स्ट्रॉन्ग हैंड है तो वो आराम से एवरेज पैकेज ले सकता है। अच्छा। क्योंकि लिंक लिस्ट से ही आप बाकी जो डीएसए के जो भी एल्गोरिथम्स हैं, जैसे कि स्टैक हुआ, क्यू हुआ, इसको आप इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हो। तो एडवांस डीएसए आना चाहिए अच्छे से। फिर जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, सिस्टम डिज़ाइन हुआ, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, या फिर क्लाउड हुआ। क्लाउड आजकल में बहुत कंपनीज पूछ रही हैं। अच्छा। हाँ, वो अच्छे से आना चाहिए आपको। और अगर कोई बड़ा पैकेज नहीं देख रहा, अगर सोच रहा है कि बहुत पीछे है, एवरेज में हूँ, तो उसको डीएसए स्टार्ट करना ही करना चाहिए। एरे हुआ, लिंक लिस्ट हुआ, स्टैक, क्यू, और अगर वो ट्री पढ़ ले रहा है तो उसको बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा। वो आराम से 8-9 एलपीए तक की कंपनीज आराम से ले सकता है, इतना पढ़ के। ये तो हमने टेक्निकल स्टफ्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करे। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मैं पूछना चाहूँगी कि डेवलपमेंट का कितना पार्ट रहता है, एंड एज पर आई नो कि आपने डेवलपमेंट उतना एक्सप्लोर नहीं करा है, एंड देन टू 17.6 लाख का पैकेज, तो उस पर आप थोड़ा सा वो करिए। अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है, पढ़ रहा है, तो फिर उसको डीएसए ऐसे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, डेवलपमेंट कर रहा है तो डीएसए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट के ही बेसिस पे वो अच्छी प्लेसमेंट ले सकता है अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करके वो। अच्छा। तो और अगर मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज हैं, अगर आप उसका ट्रेंड देखोगे तो डेवलपमेंट कभी अपने इंटरव्यू में पूछती नहीं है। अच्छा। वो डीएसए ओरिएंटेड ही उनका इंटरव्यू रहता है। और अगर आप स्टार्टअप्स में जाओगे तो आपको डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा खासा आना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप्स सर्च करते हैं ऐसे कैंडिडेट को जो एकदम इंडस्ट्री लेवल पे हो, कि वो आके सीधे वर्क करना चालू कर दे। पर जो बड़ी कंपनीज हैं, जो जायंट्स हैं, वो चाहती हैं कि हमें ऐसा कैंडिडेट मिले जो कि हम जिसको पढ़ने में अच्छा हो, जो उसको हम बाद में कुछ महीने ट्रेन करके हम उसको सिखा दें कि डेवलपमेंट पार्ट हम उसको इजीली, वो अगर कोई कैची है, पढ़ने में पहले से अच्छा है, तो इजीली वो शिफ्ट कर जाएगा अपने डीएसए से डेवलपमेंट में। 2 points to be noted here कि अगर आपने डेवलपमेंट नहीं करी, इसका ये मतलब नहीं कि आपके हाई पैकेज नहीं लग सकते। एंड द सेकंड पॉइंट इज फ्रॉम माय साइड की एक क्वेश्चन है कि जो अभी सेकेंड ईयर में होंगे या फर्स्ट ईयर जिनकी एंड हुई है, वो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं भी अपने सेकेंड ईयर में थी, तो मैंने सोचा था कि डेवलपमेंट एंड डीएसए दोनों साथ लेके चलूँगी, मैंने काफ़ी हद तक करा भी, बट अभी थर्ड ईयर में प्रायोरिटाइज़ करना है। तो उन बच्चों को जो कि सेकेंड ईयर में, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो दोनों बैलेंस करके तो चल सकते हैं? अगर आप कर ले रहे हो तब आप जीनियस हो क्योंकि दोनों हो ही नहीं पाएगा। अगर I am genius? अगर आप कर ले रहे हो तो आप जीनियस हो, पर दोनों आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप खाली आप सिंगल आप डीएसए भी पढ़ रहे हो ना, तो आपका दिमाग उसमें इतना ज़्यादा आप हेडेक हो जाएगा कि आप दूसरे किसी और टॉपिक पे ध्यान नहीं दे पाओगे। एक पॉइंट पे आपको किसी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। एक पॉइंट पे आके आप छोड़ना पड़ेगा कि मैं एक ही लाइन में जा सकता हूँ, दोनों में नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, हेडेक से एक चीज़ और याद आती है कि एनी लो फेजेस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन राउंड की, मतलब लाइक अब लगा कि नहीं होगा शायद से, सब गए, ऐसा कुछ ऐसा हुआ था? मतलब जब कंपनी आना चालू हुई थी तो हमारा तो ग्रुप भी बहुत पीछे था, बहुत ही ज़्यादा पीछे था। तो जब मैं देखना चालू किया कि हमारे साथ की जो फ्रेंड्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं, पहला राउंड क्लियर कर ले रहे हैं, तो हमें उस टाइम पे थोड़ा डीमोटिवेट बहुत फील हुए थे हम। पर ये था कि अभी तुम्हारा थर्ड ईयर ही ख़त्म नहीं हुआ है, अभी थर्ड ईयर में ही कुछ महीने हैं, फोर्थ ईयर में मैक्सिमम जो कंपनीज आएंगी तो अभी हसल शुरू करते हैं। अभी हम चालू कर लेंगे। तो हम ये उस टाइम तो ये था कि हम सोचे थे कि हम कोई एवरेज पैकेज भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। अच्छा, आपने ये टाइम भी फेस करा है? क्योंकि जब हम देखे कि हमारे साथ वाले आगे जा रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा है, हमसे एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है हमसे, तो उस टाइम पे हमें लगा कि हम अब इतना पढ़ लें कि हम प्लेसमेंट ले लें, बस ये था हमारा। लाइक ऐसे तो बहुत लोगों की जर्नी देखी जिसने शुरू से बहुत फ्लुएंसी से मेंटेन करा है, एंड देन दे गॉट 20-40 एलपीए पैकेज, दैट्स गुड। बट आपकी जर्नी से इतनी मोटिवेशन आ रही है कि लाइक हाँ, द वर्क कैन बी डन इजीली। ओके, तो लाइक आप ये बताइए कि आपके कॉलेज एकेडमिक्स और प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ के बीच में बैलेंस कैसे करना है? अगर बैलेंस की बात बताऊँ मैं, तो आपको खुद से ही टाइम निकालना पड़ेगा। कॉलेज आपको ऐसा अलग से हेल्प नहीं करने वाला है कि मैं आपको
आप इस दिन मत आओ तो आप घर पे तैयारी कर लो, ऐसा आपको कॉलेज नहीं बोलेगा। आपको खुद से ही तैयारी करनी पड़ेगी, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कॉलेज के बाद अगर आप सोच रहे हो कि मैं कॉलेज से शाम में आके थक जा रही हूँ या थक जा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो वो आपकी गलती है वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि कॉलेज के भी आपको अलग से टाइम निकाल के नहीं देगा पढ़ने के लिए, वो आपको ही बैलेंस मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा उसमें। एंड ऑल्सो कि मैंने तो बहुत सारे ऐसे अपने टाइम पे जूनियर्स देखे, अपने साथ वाले भी देखे कि लाइक दे आर वेरी इन्वॉल्व एंड इंगेज इन देयर फ्रेंड्स, और उसमें पीयर प्रेशर आता है कि लाइक चलो घूमने चल लेते हैं, एंड लाइक अरे क्या है अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, जब देखो तब पढ़ती रहती हो, जब देखो तब ये करती रहती हो। उसको आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, उसको कैसे डील करा आपने? अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरी फैमिली बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अच्छा। तो मैं घूमने तो भी नहीं गया हूँ कहीं ऐसा कोई। अभी तक आप ग्रेटर नोएडा में भी घूमने नहीं नहीं, ग्रेटर नोएडा तो मैंने घूमा हूँ इधर, और दिल्ली गया हूँ, दीदी रहती है तो वहाँ तो घुमाई हूँ। अच्छा। पर ऐसे दूर कहीं नहीं गया हूँ अभी तक, क्योंकि परमिशन नहीं मिली। तो मेरे तो मैं सीधे मना करता था कि मैं नहीं जा पाऊंगा। अच्छा। अगर कोई आपका फ्रेंड, आप जा सकते हो तो आप जाओ, उसमें आप कोई वो नहीं, आप 1 दिन 2 दिन आपका अगर घूम भी ले रहे हो तो उसके कोई आपकी पढ़ाई पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप 2 दिन घूमने के बाद अपना वो फ्लो छोड़ दे रहे हो, तब आपको मेजर इम्पैक्ट कर सकता है कि आप पढ़ाई छोड़ रहे हो, तो वो तो आपको असर करेगा ही। और अगर कोई ऐसा मतलब फ्रेंड है कि जो कह रहा है कि हमेशा पढ़ती रहती हो या मत करो, तो आप ट्राई करो कि थोड़ा उससे दूरी बनाओ कि। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स का सच में, वापस उस क्वेश्चन पे आते कि सच में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। तो गलगोटियास के अंदर आपने इतने मतलब इंथुजियास्ट एंड ज़्यादा ड्रिवन दोस्त ढूंढे कैसे? लाइक ढूंढे ऐसे था कि फर्स्ट ईयर में आया तो मेरा बहुत ही बड़ा फ्रेंड सर्कल था। मतलब कि अगर एक टाइम अच्छा, को इकट्ठे हो जाए तो होता है तो इकट्ठे हो जाए तो 200-300 बच्चे तो मिनिमम आ ही जाएंगे वहाँ पे, ऐसे थे। सेकेंड ईयर भी सेम था। पर एक टाइम के बाद जब कुछ बच्चों ने हॉस्टल छोड़ दिया, कुछ मतलब फ्लैट में शिफ्ट हो गए, तो एक ऐसा पॉइंट आया कि जब सामने से पता चलने लगा कि कौन से फ्रेंड आगे से सामने से आके बात कर रहे हैं, कौन से बात मतलब नहीं करना चाहते, या हम ही खाली उनसे जाके बात कर रहे हैं। तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स जैसे कि अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल एंड लाइक ये सब कौन से 2-3 पॉइंट्स ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि लाइक टू हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, कि बहुत ज़्यादा किसी दूसरी चीज़ में ड्रिवन नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना एंजॉयमेंट में एंड ऑल? मैं अगर बताऊँ आपको, तो आपको एंजॉय करना है आप करो, पर आप जो स्पेसिफिक टाइम पे आपने एक करा है कि मुझे इतना दिन में इतने घंटे मुझे निकालने हैं, मुझे पढ़ना है, तो आप इतना ट्राई करो कि वो आप मैनेज कर लो बस उस पढ़ाई के, क्योंकि वो मेन है आपका। उसके अलावा आप दिन भर आप कुछ भी करो, आपके ऊपर है, आप चाहे घूमो या फ्रेंड के साथ रहो, उससे आपको कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लाइक 2 पॉइंट्स जो मैं नोट कर पा रही हूँ कि लर्न टू से नो एंड स्टिक टू योर प्रायोरिटीज, कि एट द एंड सब यहाँ अपने करियर के लिए आए हैं एंड दैट्स इट। तो अब कमिंग टू योर लाइक कि आपने प्लेसमेंट्स एंड ऑल, इस पे फिर से वापस आते हैं कि आपने गलगोटियास के एसेट्स का कैसे यूज़ करा है कि लाइक इतने अच्छे 17.6 लाख का पैकेज ड्रॉप आउट करने के लिए? गलगोटिया से सबसे ज़्यादा जो आपको यूज़फुल मिलेगा कि मैक्सिमम टीचर्स जो हैं, अगर आपको लग रहा है कि टीचर्स के पास नॉलेज नहीं है या पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो आप गलत हो वहाँ पे फिर। अच्छा। भले वो क्लास में नहीं पढ़ा पा रहे हो, क्लास भी बच्चे भी ऐसे ही हैं यहाँ के कि टीचर्स फुली फोकस नहीं कर पाते हैं, पर वो भी आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो चूज़ करके ही वो निकाल के रखते हैं कि इंडस्ट्री में ये चल रहा है, यही कंपनी आस्क कर रही है, तो बच्चों को वही पढ़ाया जाए। तो गलगोटिया में जो भी लेक्चर्स हमें मिले थे, हमारा मेजर पोर्शन जो हमारे इंटरव्यू का था वहीं से क्लियर हो गया था हमारा। अच्छा। हाँ, तो हमें कोई ज़्यादा ये था कि रिवीजन करना है बस, ज़्यादा कोई ये नहीं कि लेके वापस बैठना है। तो और क्या जो टीचर्स हैं, अगर आपको कोई टीचर से अच्छा आपका रिलेशन है, मतलब आपको अच्छे से अच्छे टीचर आपको बात कर रहा है, इंटरेक्ट अच्छे से कर रहा है, तो आप उसे ट्राई करो कि आप उसे और अच्छा इंटरेक्ट करो। जो कि आपको मतलब टीचर क्या है कि इनके पास ऐसे भी बच्चे हैं जो मतलब यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, अच्छे पैकेज पे हैं, तो टीचर्स भी आपको एक अच्छा खासा आपको फीडबैक दे सकते हैं कि तुम इस जगह प्रिपेयर करो या इस पे ध्यान मत दो, इस पे तैयारी करो। तो टीचर्स का तो बहुत अच्छा रोल है। और लेक्चर्स जो प्रोवाइड करते हैं उनका भी अच्छा खासा रोल रहता है। अच्छा, कंपेयरिंग टू IITs एंड NITs, अगर हम उधर के प्लेसमेंट सिनेरियोज देखें तो हमें बहुत इजीली दिख जाते हैं कि 40 LPA, 50 LPA, 80 LPA,
तो क्या ये पॉसिबल है कि अभी आप अपने करंट सिनेरियो को देखते हुए बताइए कि अगर एक बच्चा यहाँ गलगोटियास से या फिर और ऐसे कॉलेजेस से मेहनत करके वहाँ तक उठे तो वो चीज़ें वो अचीव कर सकता है कि वो डिफरेंस मेंटेन रहेगा? नहीं, पहले था कि आपकी डिग्री अगर अच्छी जगह से है तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी, पर अब जो पूरा सिनेरियो है वो बदल चुका है। अब कंपनी सीख करती है कि जो स्किल्ड कैंडिडेट है उसकी तरफ जाती है, वो उसको अगर कहीं रिमोट एरिया से भी मिलेगा स्किल्ड कैंडिडेट अच्छा। जो उस लायक है तो वो उसके पास जाएगी। जरूरी नहीं है कि अब कंपनीज ये देखना बहुत कम कर दी हैं कि आईआईटी से है कैंडिडेट या किसी टायर 3 से या टायर 2 कॉलेज से है। ये हम लोग कह सकते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट में वहाँ पे बड़ी कंपनीज आती हैं, हमारे यहाँ कैंपस में ऐसी नहीं आती हैं। तो ये एक एज रहता है कि उनको कैंपस में ये कंपनीज मिल जाती हैं देने के लिए, हमें यहाँ पे उनको ऑफ कैंपस रीच करना पड़ता है। ऑफ कैंपस, नाउ द पॉइंट इज ऑफ कैंपस की आप उसके लिए थोड़ा प्रोसेस ब्रेक डाउन करिए कि उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, कैसे अप्लाई करें, कैसे अप्रोच करें, और अगर कोई लाइक एमएनसीज में जाना चाहे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो उसके लिए कैसे वो अप्लाई करे, तो उसके बारे में आप थोड़ा। अगर आपको ऑफ कैंपस किसी कंपनी को रीच करना है तो सबसे 2-3 चीज़ें हैं आपको अच्छी खासी आपकी होनी चाहिए जो हाईलाइट हो जाए कि इस कैंडिडेट के पास ये चीज़ है। पहले तो आपकी किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छी रेटिंग होनी चाहिए, अच्छा, जो कि आपकी कोडिंग की स्किल्स को शोकेस करेगी। हाँ, आपकी रेटिंग रहे, आप इंटरव्यू में उस रेटिंग के हिसाब से आप स्टैंड कर पाओ, ऐसी रेटिंग रहे। अच्छा, हाँ। फिर सेकेंड चीज़ होती है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कि अगर आप डेवलपर हो मान लो, या फिर आप किसी भी फील्ड के हो, जैसे कि मेरा मशीन लर्निंग के मेरे प्रोजेक्ट्स थे, तो अगर आप डेवलपर हो तो आप डेवलपर के अपने वेब के प्रोजेक्ट बनाओ, या एंड्रॉयड के हो तो एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट बनाओ। तो प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूम में, वो आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, मेरा एक और मेजर क्वेश्चन था कि आपके रिज्यूमे में कितने प्रोजेक्ट्स थे, कौन से सेगमेंट्स के प्रोजेक्ट्स थे, और आपको क्या लगता है कि अगर हम ऑफ कैंपस किसी कंपनी को अप्रोच करें तो हमें कितने प्रोजेक्ट्स ऐड करने चाहिए? ज़्यादा अगर रिज्यूम में आपको ऐड करना है तो मैक्सिमम आप 2 ही प्रोजेक्ट ऐड करो। अच्छा। एक मेजर, जो आप सोच रहे हो कि मेजर है मेरा ये, इसमें मैंने बहुत वर्क किया है, इसको मैं आगे फ्यूचर में आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, जिस पे आप सोचो कि इसमें मैं रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कराऊंगा। अच्छा। और एक माइनर प्रोजेक्ट आप कोई भी ले सकते हो। अच्छा। ट्राई करना कि आप माइनर प्रोजेक्ट डिफरेंट फील्ड से उठाओ, पर ऐसी फील्ड मत चूज करना जिसपे अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है तो आप उस पर बता ना पाओ। तो मेरे रिज्यूम में 2 प्रोजेक्ट्स थे। एक मेरा मेजर प्रोजेक्ट था जिसपे मैं अभी इस ईयर मेरे रिसर्च पेपर पब्लिश करूंगा, और एक मेरा माइनर प्रोजेक्ट था जो मैंने फर्स्ट ईयर में ही बना लिया था। तो पर मैंने ही उस पर वर्क किया था, तो मुझे अच्छा खासा उसके बारे में नॉलेज था, तो इसलिए मैंने उसको डाला। सेकंड थर्ड ईयर प्रोजेक्ट मैंने नहीं डाले। फिर और इंटर्नशिप होनी चाहिए आपके रिज्यूमे में। आप कहीं से भी, आपके रिज्यूमे में कितनी इंटर्नशिप्स थी और इंटर्नशिप्स आपने कितनी करी है? लाइक अभी तक मैंने 2 इंटर्नशिप करी है। अच्छा। एक तो जो कॉलेज प्रोवाइड करता है AICTE वाली। अच्छा। तो वो मैंने की थी, और एक मैंने की थी कॉग्निजेंट की मशीन लर्निंग इंटर्न पे करी थी मैंने। वो भी ऑनलाइन ही थी, रिमोट थी वो भी, पर वो मुझे मिल गया था मौका, तो मैंने उसको भी कर लिया। तो मैंने 2 इंटर्नशिप कर रखी और 2 ही मैंने अपने रिज्यूमे में डाल के रखा हूँ। अच्छा। फिर आता है कि अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, या आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर, किसी आप क्लब में हेड हो या कुछ हो, आप उसको डाल सकते हो। वो भी आपको शॉर्टलिस्ट करने में बहुत ही अच्छा हेल्प करता है, एज देता है कि अगर आपके किसी आप हैकेथॉन में ऊपर लेवल तक गए हो तो आप उसको अचीवमेंट में अपनी डाल सकते हो कि इस लेवल तक, या फिर फाइनलिस्ट हूँ मैं, ऐसा। अच्छा। और अगर आप क्या कहते हैं कि कोई आप इसे क्लब हेड हो तो आप वो भी डाल सकते हो। वो आपकी एक मैनेजमेंट स्किल शो करता है कि आप मैनेजमेंट में कितने अच्छे हो, तो वो भी आपको शॉर्टलिस्ट कराने में आपके रिज्यूमे को बहुत हेल्प करता है। एंड आपने अभी AICTE मेंशन करा, तो गलगोटियास AICTE की कौन सी इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करता है? अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा। मुझे याद भी नहीं होंगे इतने कंपनीज की करता है वो। मैंने खुद AWS एकेडमी की करी थी, मैंने Amazon वेब सर्विसेज की मुझे मिला था, तो मैंने उसकी कर रखी थी। पर अगर देखा जाए उसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी जो टेक जाइंट्स हैं, जैसे एक जूनिपर है, फिर गूगल तक की, इस बार तो गूगल की भी उन्होंने प्रोवाइड करी है डेवलपर के लिए। तो ऐसी बहुत सी, क्योंकि ऑनलाइन है तो इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं, तो गलगोटियास प्रोवाइड करा जाता है इजीली AICTE के थ्रू। तो अगर किसी को नहीं मिल रही इंटर्नशिप तो वहाँ से वो इजीली अपने रिज्यूमे के लिए जाके देख सकता है कि एक इंटर्नशिप उसके रिज्यूमे में ऐड कर सके वो। आई हैव टू एक्सपीरियंस दिस थिंग। एंड हाँ, अभी वो ऑफ कैंपस पे प्रोजेक्ट्स का सिनेरियो पे आ जाते हैं कि ऑफ कैंपस में अगर आप अप्लाई करें तो कितने प्रोजेक्ट्स मैंडेटरी होने चाहिए और कौन से फील्ड पे आपको ऐड करने चाहिए?
मैं बताया आपको जैसे कि 2 प्रोजेक्ट आप पे होने ही चाहिए मिनिमम। जो आपका मेजर प्रोजेक्ट है वो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप उसका डेमो दे सको। जैसे मेरा है तो मैंने गिटहब पे डाल रखा है उसको प्रोजेक्ट अच्छा। को। अगर किसी को कोई रिक्रूटर मेरा अगर प्रोजेक्ट देख रहा है वो, तो वो उस लिंक पे जाके मेरे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है, वहाँ से वो उसका एक डेमो देख सकता है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसे वर्क कर रहा है। तो मेजर प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका वो फंक्शनल होना ही चाहिए। ऐसा, या फिर आप उसमें कोई ऐसा लिंक प्रोवाइड करके रखो जिससे कि आपको रीच कर सके, आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे सको, ऐसा होना चाहिए। अच्छा। ये नहीं कि आपने सिर्फ ऐसे डाल दिया है। उसका मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि रिक्रूटर जो आ रहा है वो एक्सेस कर सके प्रोजेक्ट को। तो ऑन एन एवरेज आपके 2 से 3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिसको आप फुल्ली एक्सप्लेन कर सको, जिसके पे आप कॉन्फिडेंस हो सको। एंड देन बाय गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल मैंने ये देखा कि आप लिंक्डइन पे इतने एक्टिव नहीं रहे। तो उसमें क्या है कि आपको लिंक्डइन इतना एसेट नहीं लगा? लिंक्डइन पे मैं अभी भी एक्टिव नहीं हूँ। मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं है। जैसे टीचर्स वगैरह जो भी ऐड अगर आती है कनेक्शन तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ बस। अच्छा। उससे ज़्यादा मैं भी लिंक्डइन मुझे मतलब यूज करना भी उतने जैसे नहीं आता लिंक्डइन। अच्छा। मेरे दोस्तों को तो आता मतलब है। आपने एक्सप्लोर ही नहीं करा? एक्सप्लोर ही मैंने नहीं करा अच्छे से। हाँ। मैं ज़्यादा एक्टिव एक अनस्टॉप प्लेटफॉर्म है, अनस्टॉप वहाँ पे रहता हूँ ज़्यादा एक्टिव। और इंटर्नशाला हो गया, नहीं इंटर्नशाला आप अवॉइड करो। अच्छा। वो यूजलेस है, बहुत क्राउडेड भी हो गया है। नहीं वो आपको इंटर्नशिप कभी प्रोवाइड करेगा ही नहीं। वो यूजलेस है खाली। वो आप ट्राई करो कि उसको अवॉइड करो। एंड एट द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब आपने ये सब उनको बताया कि लाइक आई हैव गॉट दिस पैकेज एंड ऑल? तो सबसे पहले तो मैंने पापा को बताया था। तो पापा बाहर थे उस टाइम। अच्छा। रास्ते में घर आ रहे थे वापस। तो उन्होंने मतलब किसी के साथ रहे होंगे तो उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर वो खुश तो थे। सुन के खुश तो थे बहुत। काफी प्राउड। कंपनी का नेम वगैरह पूछा उन्होंने। तो उनको नॉलेज थी पहले से सिस्को के बारे में। तो वो समझ गए सिस्को में हुआ है। तो उन्होंने कॉल वहाँ डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर घर पहुँचे तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मतलब सबको बता दिया या मैं बताऊं? तो उन्होंने बोला कि मैंने भी किसी को नहीं बताया है, तुम फैमिली वीडियो कॉल करो, तुम ही बताओ सबको। अच्छा। तो फिर मैं फैमिली वीडियो कॉल किया। तो जब मैंने बताया तो ऐसा था कि सब खुश थे, बहुत ज़्यादा ही खुश थे। जो मेरे भतीजे जो हैं, जो छोटे छोटे हैं, वो तक भी खुश थे। उनको समझ में तो कुछ आया नहीं, पर वो भी बहुत खुश थे कि कुछ अच्छा हुआ है घर में। ओके, चलिए अवधेश, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।